Good morning students and my dear friends. Today is 28th of November 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अ सरप्लस ऑफ एफर्ट्स could overcome a deficit of कॉन्फिडेंस। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल, IRDAI क्वेश्चंस केयर ब्रास ऑन ES OPS इशू। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर अपना शिकंजा कस दिया है और उसके जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उनसे पूछा है कि जो स्टॉक ऑप्शंस या जो एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स होते हैं जिनको हम ESOP के नाम से भी जानते हैं, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सालूजा को क्यों इशू किए गए इन स्पाइट ऑफ बीइंग टोल्ड नॉट टू डू सो। और इसी इशू से रिलेटेड 22 नवंबर को इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस के जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उनको समन किया। कौन कौन से टॉप एग्जीक्यूटिव को समन किया, बुलाया गया? मिस्टर अनुज गुलाटी और मिस्टर अनूप सिंह को बुलाया गया और उनसे क्वेश्चनिंग करी गई कि जो एक्सेसिव स्टॉक ऑप्शंस हैं सालूजा को और गुलाटी को, वो क्यों इशू किए गए, किस कंडीशन पर इशू किए गए। जबकि अगर हम देखें तो मिस सालूजा जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और इसके बावजूद भी अप्रॉक्सीमेटली 22.7 मिलियन के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ESOPs जो है वो मिस सालूजा डॉक्टर सालूजा को इशू किए गए और उसे अप्रूव भी किसने किया? ऐसे बोर्ड ने जो कि डॉक्टर सालूजा लेड बोर्ड था। यानी बोर्ड्स में डॉक्टर सालूजा ने बोर्ड हेयर मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डॉक्टर सालूजा ने अपने आप को ही अप्रॉक्सीमेटली 27.7 मिलियन वर्थ के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो हैं वो इशू किए। और अगर इनके वैल्यूएशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इनका वैल्यूएशन है, जो कि अगर एक तौर पे देखा जाए तो इट इज़ जस्ट एन एम्प्लॉय, प्रमोटर नहीं। जबकि प्रमोटर्स को इतने वर्थ के स्टॉक ऑप्शंस जो हैं वो इशू करने का परमिशन है एज पर द गवर्नेंस सिस्टम। तो एक ऐसे एम्प्लॉय को जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जो जस्ट एम्प्लॉय का स्टेटस हो, उसको इतने वर्थ के, इतने करोड़ के, इतने वैल्यूएशन के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्यों इशू किए गए? जबकि गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसको लेकर के मनाही है। अब क्वेश्चन होता है सडनली केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड का जो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ESOPs का इशू सडनली क्यों लाइमलाइट में आया? क्योंकि रिसेंटली ये इशू हमें डाबर में भी देखने को मिला, जहां पर बर्मन फैमिली ने एक ऑफर दिया था रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है केयर हेल्थ की। तो ओवरऑल जो कॉन्ग्लोमरेट है, जो ग्रुप है, जो जियांट है, जो पेरेंट कंपनी है, उसमें स्टॉक ऑप्शंस को लेकर के, स्पेशली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को लेकर के बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है और जिसको लेकर के अब जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो अपना सिकंजा टॉप एग्जीक्यूटिव पर कस रहा है। और उसी पर्टिकुलर डाबर के इशू के बाद, रेलिगेयर के इशू के बाद से जो अदर सब्सिडरीज हैं या जो अदर कंपनीज हैं, जो अदर वेंचर हैं, उन पर भी इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे या इस तरह की इंक्वायरीज या इस तरह के शो कॉज नोटिस उनको दिए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि ऐसे ऑफिसर्स को जो कि जिनका सिर्फ एम्प्लॉय का स्टेटस है, उनको इतने महंगे इतने वैल्यूएशन के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्यों दिए गए। तो दिस इज ऑल अबाउट Saluja's compensation in terms of salary allowances, retention bonus, accommodation, ESOPs और कितना उनका वैल्यू है REL के शेयर में। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूज कॉम्पनसेशन दिया गया है। जबकि अगर हम देखें, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, चाहे वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स में हो, उन सब के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक प्रॉपर रूल दिए कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना कॉम्पनसेशन होना चाहिए, कितना स्टॉक ऑप्शंस उनके पास होना चाहिए, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट से क्लैश ना करे। वो कंपनी के बिहाफ पर, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर, वो कंपनी के ओनर्स के बिहाफ पर डिसीजन ले। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑलवेज फोकस ऑन द shareholders wealth maximization, transparency, ethicality, efficiency, trust, valuation। तो उसी को लेकर के अब जो रेगुलेटर है वो अपना शिकंजा इस पर्टिकुलर कंपनी में कस रहा है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। REL के स्टॉक प्राइस कितने रहे 2 जनवरी से लेकर के 24 नवंबर तक?
आरईएल का और केयर हेल्थ का कितना मार्केट वैल्यूएशन है, सालूजा जो है, डॉक्टर सालूजा जो है, उनका कितना कॉम्पोजिशन ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसे इंडिविजुअल को कंपनी में क्यों फेवर किया जा रहा है, उसे इतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन क्यों दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्वेश्चनिंग हो रही है टॉप एग्जीक्यूटिव से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC गेयर ऑन फर्म्स ब्रिंगिंग जेन नेक्स्ट टू बोर्ड टॉप रोल। तो रिसेंटली हमें एक ट्रेंड देखने को मिला है जहां पर पब्लिक कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं वो अब अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, या हम बोल सकते हैं जो अपने उनके सन्स हैं, जो उनके डॉटर्स हैं, जिनको सियॉन्स बोलते हैं, उनको सीनियर पोजीशंस पर नॉमिनेट कर रहे हैं, बोर्ड मेंबर्स की तरह नॉमिनेट कर रहे हैं। इट मीन्स सिंपली दे आर डेलीगेटिंग द पावर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उसी को लेकर के जो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अब उन्होंने अपना कंसर्न रेज करना शुरू कर दिया, और ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेशली LIC के कंसर्न के बाद से प्रोबेबली इस तरह की जो शिफ्टिंग है, पावर शिफ्टिंग है, पावर डेलीगेशन है, और जो सीईओज को सीनियर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पोजीशंस में, बोर्ड मेंबर्स की पोजीशन में नॉमिनेट किया जा रहा है, दिस प्रोसेस वुड बिकम डिफिकल्ट। तो कई सारे जो यहाँ बोल सकते हैं वर्ल्ड की जो बिगेस्ट पब्लिक मनी मैनेजर्स कंपनीज हैं, जिसमें LIC का भी नाम है, वो अब इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के ज़्यादा स्क्रूटनी कर रही हैं, ज़्यादा अपने कंसर्न रेज कर रही हैं। स्पेशली अगर हम LIC की बात करें, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, मतलब कई सारी कंपनीज में LIC का इन्वेस्टमेंट है, और अगर LIC जैसी कंपनी इस बात को लेकर के अपना डिसएग्रीमेंट, अपने कंसर्न रेज कर रही है, तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग और दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग और डेलीगेटिंग द पावर और दिस प्रोसेस ऑफ नेमिंग देयर सीईओज एज सीनियर एग्जीक्यूटिव by public company founders, this process would become very difficult, very challenging. तो recently LIC ने approximately 12 ऐसे प्रपोजल पर अपनी अनहैप्पीनेस प्रेजेंट करी, अपनी अनहैप्पीनेस या अपना डिससेटिस्फैक्शन या अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर किया है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन्स जो है, यानी जो सीईओज हैं, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन, उनके जो बच्चे हैं या उनके जो ग्रैंडसन्स हैं, उनको कंपनी में दोबारा से अपॉइंट करने को लेकर के जो LIC है उसने अपना डिसएग्रीमेंट प्रेजेंट किया है। तो मिंट ने रिव्यू किया है LIC का डेटा ऑन वोटिंग रिकॉर्ड्स। तो जनवरी 22 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक 12 ऐसे प्रपोजल थे, जिसमें 11 में LIC ने अपना डिसएग्रीमेंट जो है वो जाहिर किया है। एंड डिस्पाइट इट्स स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इन कंपनीज में इतना अमाउंट, कैन यू सी दिस अमाउंट, 47,43,390 करोड़ का असेट्स जो है LIC मैनेज करती है। अगर इसको बिलियंस में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 569.3 बिलियन, यानी 569.3 बिलियन के असेट जो है LIC मैनेज कर रही है। उसने हालांकि इन जो 12 प्रपोजल्स है, इसमें से 11 में इमीडिएटली या डायरेक्टली इनके जो प्रपोजल्स थे, जहां पर सीईओज को अपॉइंट किया जा रहा था हायर पोजीशंस के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए, बोर्ड मेंबर्स के लिए, उनको डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, जिससे कि जो प्रमोटर्स है वो थोड़ा सा एम्बैरसमेंट ना फील करें। लेकिन येस, स्क्रूटनी जो है, जो ऑब्जर्वेशंस जो है वो बढ़ा दिए। अपना डिसएग्रीमेंट किसी अदर फॉर्म में LIC ने रजिस्टर किया है, तो 12 में से अप्रॉक्सीमेटली एक को तो पास कर दिया LIC ने, ताकि प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट ना फेस करना पड़े। लेकिन LIC इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में है और बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। जैसे कि रिसेंटली मिस्टर सागर अडानी को अडानी ग्रीन एनर्जी में रीअपॉइंट किया गया। हु इज सागर अडानी? सागर अडानी इज द नेफ्यू ऑफ ग्रुप फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर गौतम अडानी। तो इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर के जो LIC है, जो कि कंपनी इंडिया का बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में LIC का एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, और जैसा कि हमने देखा भी कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का असेट मैनेज करती है। LIC इस पर्टिकुलर अप्रोच से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Penalties rise as RBI turn up scrutiny of banks and NBFC। तो यहाँ पर भी मिंट ने एक डेटा एनालाइज किया है, जहाँ पर मिंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी पेनाल्टीज लगाई हैं इस साल में बैंक्स पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर, उसको लेकर के ये डेटा एनालिसिस है। तो एज पर दिस डेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्लैप्ड पेनाल्टीज अप्रॉक्सीमेटली 71.4 करोड़ 71.4 करोड़ की पेनाल्टीज जो है अभी तक इस ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स, नॉन बैंक्स और अदर रेगुलेटेड एंटिटीज पर लगाई हैं, इन ऑर्डर टू इनहांस द कंप्लायंसेस इन मेनी नॉर्म्स एंड मेनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो स्क्रूटनी को इनहांस करने के लिए, कंप्लायंसेस को इनहांस करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली
71.4 करोड़ की पेनाल्टीज अभी तक, या 71.4 करोड़ के वैल्यूएशन की पेनाल्टीज अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफरेंट बैंक्स और एनबीएफसीज और रेगुलेटेड एंटिटीज पर लगा चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 56 केसेस में ये पेनल्टीज लगाई गई है। और अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर यही नंबर अप्रॉक्सीमेटली 34 था। इस बार 56 ऐसे केसेस देखने को मिले, लास्ट ईयर 34 ऐसे केसेस देखने को मिले थे और उनका वैल्यूएशन, कितनी वैल्यू की पेनल्टीज लगाई गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ की। तो इस बार 26 करोड़ से इंक्रीज होकर के 71 करोड़, अगर देखें तो सडनली 72 करोड़ तक पहुंच गई है पेनल्टी और केसेस भी इंक्रीज हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, वो बैंक्स पर, एनबीएफसीज पर अपनी स्क्रूटनी, अपना रिव्यू टाइट किए हुए, अपना कंट्रोलिंग, अपना सुपरविजन टाइट किए हुए हैं। और स्पेशली लेंडिंग रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उनके नॉन कंप्लायंसेस पर इस तरह की पेनल्टीज लगाई गई। तो कुछ ऐसे इश्यूज जहां पर ज्यादा पेनल्टीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स या एनबीएफसीज पर इंपोज करी हैं, वो इश्यूज हैं। सबसे पहला, लेंडिंग रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसको बैंक्स ने या एनबीएफसीज ने फॉलो नहीं किया है। इसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट है सीनियर सिटीजन को, वो पेमेंट करने में डिले किया है। इसके अलावा डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसी लोन में स्पेसिफाई नहीं करी। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं। ये 3 ऐसे इश्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको लेकर के आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है बैंक पर। हालांकि 24 नवंबर तक का डेटा 24 नवंबर तक का डेटा अवेलेबल है, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव और बैंक्स और रूरल बैंक्स, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, उनका डेटा इंक्लूडेड नहीं है। प्रोबेबली अगर उनका डेटा इंक्लूड किया जाएगा तो ये नंबर, ये केसेस और ये पेनाल्टी का जो वैल्यूएशन है ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर बैंक्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिन पे प्रोमिनेंटली ये पेनाल्टीज लगी हैं, फाइन लगाया गया है, तो इसमें देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट बैंक्स, बजाज फिनांस, सिटी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, इन पर आरबीआई ने पेनल्टीज लगाई हैं। और ये पेनलाइजेशन का जो डेटा है, कितनी पेनल्टी लगाई है, कितना फाइन लगाया है, ये आरबीआई खुद पब्लिश करता है। और रिसेंटली जो रिपोर्ट पब्लिश होती है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021, उसमें डेटा दिया हुआ है। हालांकि ये डेटा जो होता है, ये हम भी कैलेंडर ईयर से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो आरबीआई पब्लिश करता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर पब्लिश करता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट इस बात को मान रहे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेटर है, वो क्लोज आई रख रहा है बैंकिंग सेक्टर पर, फाइनेंशियल सेक्टर पर। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक्स को ही देखा जा रहा है, एनबीएफसीज जो हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, जो आरआरबीज हैं, उन पर भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिकंजा या सुपरविजन या कंट्रोलिंग या रिव्यू जो है वो टाइट है। और ये कहीं ना कहीं हमें पेनाल्टीज के और फाइन्स के डेटा से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 1 पर दिए हुआ आर्टिकल हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। एसएनपी रेजेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट ऑन रोबस्ट मोमेंटम। तो एसएनपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का जो फोरकास्ट है फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि चल रहा है, उसके लिए इंक्रीज कर दिया है। और एसएनपी ने बोला है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो रोबस्ट डोमेस्टिक मोमेंटम देखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बूस्ट करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट करेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डिमांड होगी और सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। हालांकि जो हाई फूड इन्फ्लेशन है, जो वीक एक्सपोर्ट है, उसका इम्पैक्ट भी रहेगा, बट बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड, बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक मूवमेंट, ये जो निगेटिव इम्पैक्ट है हाई फूड इन्फ्लेशन का और वीक एक्सपोर्ट का, ये ऑफसेट हो जाएगा एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। तो यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी ने मंडे को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है ऑन ग्रोथ आउटलुक ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, जहां पर इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 उसको 0.4% से इंक्रीज कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 6.4% का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है एसएनपी ने। हालांकि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसके लिए ग्रोथ फोरकास्ट जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फोरकास्ट है, उसको रिड्यूस कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 6.4% का ही जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 24 यानी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए प्रोजेक्ट किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो रिमेनिंग बचा है, हम देख सकते हैं
जो H2 बचा है उसमें तो ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज कर दिया S&P ने नेक्स्ट ईयर के लिए। तो S&P का ये कहना है कि जो नेक्स्ट हाफ आने वाला है, अभी तो फर्स्ट हाफ हमने कंप्लीट किया है इस फाइनेंशियल का, जो नेक्स्ट हाफ आएगा फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसमें ग्रोथ मोमेंटम जो है वो रिड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ द सबड्यूड ग्लोबल ग्रोथ, हायर बेस एंड लैग्ड इन इम्पैक्ट ऑफ रेट हाइक, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर तक आते आते जीडीपी ग्रोथ रेट, नेक्स्ट ईयर मींस नेक्स्ट फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर तक आते आते इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए पहले जो 6.9% का ग्रोथ प्रोजेक्शन किया था फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, उसको रिड्यूस करके 6.4 कर दिया है S&P ने। तो कई सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं फिलहाल के लिए S&P ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट S&P की, यानी कितने की, IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज, मॉर्गन स्टैनले एंड RBI। हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली सभी की इसी रेंज में हमें ग्रोथ फोरकास्ट देखने को मिल रही है। तो मोर और लेस इस बार इसी रेंज में ग्रोथ फोरकास्ट रहने वाली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट टू US, सऊदी, UAE सर्च। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और हमारे जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए कार्यरत हैं। उसी के कंटेक्स्ट में हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। उसके एक्सटेंशन में आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का, कुछ स्पेशल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज जो है इंडिया के कौन कौन से, US, सऊदी अरेबिया और UAE, उसमें ग्रो किया है ड्यूरिंग द अक्टूबर। तो अक्टूबर के मंथ का ये डेटा है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट US, सऊदी अरेबिया और UAE में इंक्रीज हुआ है कॉन्ट्रेरी टू दिस। जबकि हम अदर कंट्रीज की बात करें, अदर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब रीजन में यही इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है ये फॉल किया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। तो फर्स्ट हाफ में अगर इस फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ को देखें तो इस ड्यूरेशन में हमें इंडिया के जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट, उसमें हमें सिग्निफिकेंट या बोल सकते हैं एक पॉजिटिव इंक्रीज देखने को मिला। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लम देखने को मिला। आफ्टर द स्लम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, यानी जो फर्स्ट हाफ रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जो इंजीनियरिंग गुड्स है उनका एक्सपोर्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ 3 महीनों में अक्टूबर तक अगर हम देखें तो अब हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है in terms of engineering exports। तो 7.2% का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये ग्रोथ रेट है, नॉट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। तो थर्ड स्ट्रेट मंथ इन अक्टूबर, तो 7.2% का ग्रोथ रेट हमें ईयर ऑन ईयर पिछले साल के कंपैरिजन में इस ड्यूरेशन में हमें 7.2% का ग्रोथ रेट अक्टूबर मंथ में देखने को मिला। दिस इज थर्ड स्ट्रेट मंथ। हालांकि अगर हम फर्स्ट 7 मंथ को देखें, यानी हम इसमें H1 प्लस अक्टूबर का डेटा भी इंक्लूड कर लें, तो जो ग्रोथ रेट है वो 1.6% का ही है। और ये इतना कम ग्रोथ रेट क्यों है? अभी हमने डिस्कस किया कि जो H1 था, यानी जो फर्स्ट हाफ था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में हमें स्लम देखने को मिला था। स्लम क्यों आया था? सीधा सा रीजन है, डेवलप कंट्रीज में जो डिमांड थी वो रिड्यूस हुई थी। क्यों डिमांड रिड्यूस हुई थी ये भी हमें पता है, क्योंकि दे वर फेसिंग द रिसेशनरी सिचुएशन, जिसकी वजह से ये जो डिमांड है इंडियन एक्सपोर्ट्स की वो रिड्यूस हुई थी। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग सेगमेंट पर ही, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर ही नहीं, अदर सब सेगमेंट्स पर देखने को मिला था हमें। इसके अलावा एक तो बात रही रिसेशनरी सिचुएशन की, इसके बाद अगर हम देखें EU और नॉर्थ अमेरिका जैसे कंट्रीज कई सारे मार्केट एक्सेस बैरियर्स भी लगा रहे थे इंडियन एक्सपोर्टर्स पर। उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला था एज पर द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिमांड और रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से हमारा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट डाउन हुआ था फर्स्ट हाफ में। कुछ बैरियर्स भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं स्पेशली EU और नॉर्थ अमेरिका, वो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स पर इम्पोज कर रहे थे। उसकी वजह से भी हमारा जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था वो H1 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्स्ड बैग इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन में डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और ये जो ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है, इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप नहीं समझेंगे। पिछले साल के कंपैरिजन में हमने ग्रोथ देखी है। तो US, UAE, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, UK, सिंगापुर, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड टर्की, जो कि हमारे टॉप
इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज, इनका नाम भी आप देख सकते हैं, उनमें कितना हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली, किसमें, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में। इट इज नॉट अबाउट ओवरऑल एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की बात हो रही है। अब इसी के साथ एक और क्लिप है जो कि एक्सपोर्ट से ही रिलेटेड है, उसको भी हमें डिस्कस कर लेते हैं। अनियन एक्सपोर्ट फॉल 85% आफ्टर सेंटर MEP कैप। तो जैसे ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का क्लॉज इम्पोज किया सेंटर गवर्नमेंट ने, या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP नोटिफाई किया अप्रॉक्सीमेटली $800 पर टन का, उसी के बाद से अनियन का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से वो हमें गिरता हुआ दिख रहा है। इन द फर्स्ट 21 यानी इनिशियल अगर 21 दिनों का डेटा देखें तो अगर नवंबर के इनिशियल 21 डे को देखें तो जो अनियन का एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हुआ है सिग्निफिकेंटली। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज दिस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑन अनियन। सिंपल सी बात है, क्योंकि हार्वेस्ट सीजन में डिले हुआ था, अनइवन वेदर था, तो इंडिया में जो प्रोडक्शन और सप्लाई की बात थी अनियन की, अनियन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी, फूड कमोडिटी इन इंडियन मार्केट, तो उसकी सप्लाई जो थी वो इम्पैक्ट कर रही थी, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़ रहे थे, तो इसीलिए एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और उसके लिए मिनिमम कैप लगा दी थी कि इससे सस्ते पर आप अनियन का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि महंगा, अब चूंकि कैप लगा दिया तो इंटरनेशनल मार्केट में अनियन जो है महंगा हो गया था, इसलिए डिमांड कम हो गई, इसलिए एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ हमें दिख रहा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। FPI's rupees 12,399 crore bet on debt this month, highest in over 2 years. FPIs means foreign portfolio investors. So domestic debt market में जो foreign portfolio investors हैं उन्होंने 27 महीनों के, पिछले 27 महीनों के हाईएस्ट रिकॉर्ड, पिछले 27 महीनों के हाईएस्ट नंबर का इन्वेस्टमेंट इंडियन डेट मार्केट में किया है। तो नवंबर के मंथ में ऑन द बैक ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज इंक्लूजन इज इन JP Morgan Stanley इंडेक्स, तो जो GBIEM में इंक्लूजन के बाद से, गवर्नमेंट बॉन्ड के इंक्लूजन के बाद से हमें इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें FPIs का इंडियन डेट मार्केट में देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 12,400 करोड़ का बेटिंग, या हम बोल सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो हमें इंडियन डेट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स जैसा जो एक्सपर्ट से एंटिसिपेट कर रहे थे कि JP मॉर्गन में जो इंक्लूजन किया है गवर्नमेंट बॉन्ड का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, उसके बाद से प्रॉबेबली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, स्पेशली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में इंक्रीज होगा, और वैसा ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है पिछले 27 महीनों का अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट इनफ्लो है जो कि हमें इंडियन डेट मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इसका जो रीज़न है वो यही साइट किया जा रहा है कि जो JP मॉर्गन ने जो वाइडली ट्रैक्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में जो इंक्लूजन किया है, उसकी वजह से FPI इनफ्लो इन डेट मार्केट स्टूड अप्रॉक्सीमेटली 12,400 करोड़ एज ऑन November 26, जबकि अक्टूबर में यही नंबर 6,382 करोड़ था। कैन यू इमेजिन कि 6,382 करोड़ से इंक्रीज होकर के सीधे सीधे 12,399 करोड़ का ये इनफ्लो इंक्रीज हो गया एज पर द NSDL data. NSDL stands for National Securities Depository Limited. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Foxconn to invest $1.6 billion in India to expand footprints. So iPhone maker Hon Hai Precision Industry is planning to increase its footprint, its presence in India, और उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में करने जा रही है कंपनी। तो ये अनाउंसमेंट जो है वो जो एक्सचेंज फाइलिंग हुई ताइवान में उसमें किया गया है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो नीड बताई गई है कि बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल नीड कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.6 बिलियन इन इंडिया। हालांकि जिस तरीके से इंडिया में रिसेंटली मोबाइल का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है तो ह्यूज पोटेंशियल दिख रहा है, एंड दैट इज वाई कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट इन इंडियन मार्केट। और सभी जानते हैं कि इंडिया में डिमांड और लेबर सप्लाई और जो जितने भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ईजिली और चीपली अवेलेबल है, एंड दैट इज वाई कंपनी वांट्स टू टेक द लीवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्राई वोंट कैंसिल एप्पल फोन रजिस्ट्रेशन ओवर DND ऐप प्रो। तो ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये? सिंपल ना, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। तो जो ट्राई है दैट विल कंटिन्यू टू वर्क विद एप्पल टू ब्रेक द डेडलॉक इन टॉक्स ओवर इंट्रोड्यूसिंग DND ऐप। व्हाट इज दिस DND एप्लीकेशन? डू नॉट डिस्टर्ब एप्लीकेशन। तो जो एप्पल के iOS स्टोर में जो
DND ऐप एप्लीकेबल है, उसको लेकर के ट्राई और एप्पल के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहे थे। तो उसी डिसएग्रीमेंट को लेकर के ऐसा कहा जा रहा था कि प्रोबेबली जो एप्पल है, जो ट्राई है, वो एप्पल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए ट्राई ने क्लियर कर दिया है कि अभी बातचीत से इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व किया जाएगा, इस डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग एनी पेनलाइजेशन। तो i4 मेकर्स रिमूव द ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर इन September last year over the privacy concern, and despite TRAI rules mandating that device manufacturer restricting access to DND app would face penalties. तो DND ऐप को लेकर के ट्राई और एप्पल के बीच में जो इशू चल रहा है, फिलहाल के लिए वो इशू अभी बातचीत से ही रिजॉल्व करने की बात हो रही है। लेट अस सी कि एक्चुअली में ये ऑन ग्राउंड हमेशा कितना रिजल्ट देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए एप्पल के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का जो इशू था वो अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग है। ट्राई ने बोल दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू कैंसिल द एप्पल रजिस्ट्रेशन, दे विल रिजॉल्व दिस इशू बाय टॉक्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। 99% ऑफ मोबाइल यूज्ड इन इंडिया आर मेड इन इंडिया, सेज वैष्णव। तो कल हमने मिस्टर वैष्णव का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी, उसी के एक्सटेंशन में ये न्यूज़ है। अगर आपने कल की न्यूज़ एनालिसिस नहीं सुनी तो आप उसे जाकर के सुन सकते हैं। तो इंडिया में जिस तरीके से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है, मोबाइल का एक्सपोर्ट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और हम सभी जानते हैं कि ये क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द रिसेंटली गवर्नमेंट मेजर्स, स्पेशली जो PLI स्कीम लाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में, उसका इम्पैक्ट विजिबल हो रहा है। तो उसी को लेकर के जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि इंडिया में केवल सिर्फ मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम के टर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, अगर हम वैल्यू चेन में देखें तो वैल्यू चेन इन्हांसमेंट भी हमें इस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे देखने को मिल रहा है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग में। वैल्यू चेन मीन्स जो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर MBA के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, एक वैल्यू चेन एनालिसिस होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। हालांकि अगर इसको हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो प्रोक्योरमेंट से लेकर के आफ्टर सेल सर्विसेज तक कंपनी कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। कई बार कंपनी से अपनी कुछ एक्टिविटीज़ डेलीगेट कर देती हैं, आउटसोर्स कर देती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कोर परफॉर्म करती हैं। लेकिन इंडिया में हमें लगभग हर एक्टिविटी में सेल्फ रिलायंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट वाली फैसिलिटी उसमें भी हम एक्सेल कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज में भी एक्सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग में भी एक्सेल कर रहे हैं, और यूजर्स में भी एक्सेल कर रहे हैं। तो इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं 99% वो इंडियन मेड ही हैं। तो इंडिया के जो बेसिकली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो इनिशिएटिव्स थे, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इनिशिएटिव मेजर्स थे, उसको रीइटरेट करते हुए, उसकी सक्सेस को रीइटरेट करते हुए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने मंडे को बोला है कि कंट्री इज असर्टिंग itself as a exporter of electronic component, और हम सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू चेन के में भी हमारा इन्हांसमेंट हो रहा है। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इंटायर वैल्यू चेन, सप्लाई चेन पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें इंडिया सेल्फ रिलायंस भी बने और एक्सपोर्टिंग हब के फॉर्म में भी इमर्ज हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ये एक इन्फोग्राफिक है जहां पर बताया किस तरीके से जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग जंक फूड पर इंक्रीज कर रही है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक्स कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। तो यहाँ पर बताया कि जो इंडियंस हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उनके एक्सपेंडिचर जो फास्ट फूड जंक फूड पर वो बन रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है? प्रोडक्टिविटी लॉस पर। क्यों प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है? सिंपल, हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि जंक फूड का कंजप्शन बढ़ गया है, तो डायबिटीज़ और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से जो लेबर है, जो प्रोडक्टिविटी है इंडियन वर्कफोर्स की, वो रिड्यूस हो रही है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट रीड दिस particular data in detail. That is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.